Okay students, we are reading chapters are named comparative method. In previous video we have already completed the topic development of comparative method in the study of politics, meaning and definition of comparative method, and nature of comparative method. In this video we will read prerequisites of the comparative method or operational aspect of comparative method. Lot of care is needed for adopting comparative method. According to Dr. Garner, only those stages which are contemporary in point of time and which have a common historical basis and common historical, political and social institution may be compared with the advantage. गार्नर कहते हैं कि जिनकी पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशल इंस्टीट्यूशन सेम है, कॉमन है, उनके ही हम जो है वहीं पर कंपैरेटिव करने का जो एडवांटेज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह ही एक और फिलोसफर कहते हैं उलमा, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंपैरेटिव मेथड आर डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड कंपैरिजन। जब आप कंपैरेटिव मेथड को अपनाओगे, किसी भी देश के लिए किसी भी यूनिट का आप कंपैरेटिव मेथड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे? डिस्क्रिप्शन की, क्लासिफिकेशन की, एक्सप्लेनेशन की एंड कंपैरिजन की। और जो प्रोफेसर मार्कशीट्स है वो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि आप किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखोगे। पहली बात तो क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है, कोई भी आप यूनिट्स ले रहे हो। दूसरा, उसमें आपने यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंस को ढूंढना है। तीसरा, उसमें इंटररिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ के दिस टेंटेटिव हाइपोथेसिस आर वेरीफाइड थ्रू द रिगरस एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। जो भी पहले से कोई हाइपोथेसिस बने हुए हैं कि डेमोक्रेसी ही अच्छी, जैसे वेस्टर्न कंट्री में हमेशा होता है कि नहीं, डेमोक्रेसी को पहल देते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस देते हैं, तो क्यों है, वोटिंग बिहेवियर को देते हैं, ठीक है, तो उनका एम्पेरिकली ऑब्जर्वेशन देखना है। और फिफ्थ, द एक्सेप्टेबल फाइंडिंग आर सेट फॉर, सही नतीजे निकालना। अब द डिफरेंट स्टेज ऑफ द कंपैरेटिव मेथड और द एसेंशियल रिक्वेस्ट फॉर इट्स अडॉप्शन कैन बी डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। हम ये 5 हेडिंग के अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हैं कि कौन कौन से इनकी ऑपरेशन एस्पेक्ट्स है जहाँ प्री रिक्वेस्ट ज़रूरी है जब आपने कंपैरेटिव मेथड को अपनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर यूनिट्स फॉर कंपैरिजन। The selection of various units for the comparison should be done with the utmost care and there must be a relationship between the units selected. For example, the British cabinet can be compared with the American of Indian cabinet. However, it is not possible to compare executive of country with the judiciary of another country. जब आपने कोई भी यूनिट ले रहे हो तो उसे प्रॉपर सिलेक्शन लो उसकी, ठीक है, उनका आपस में रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। एग्जांपल दी है भी, मैं कैबिनेट का जो कंपैरिजन करना चाहता हूँ, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में देखना चाहता हूँ कि ब्रिटिश कैबिनेट कौन कौन सी पावर यूज़ करती है, कितनी के प्रभावशाली है, कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर वगैरह है। तो मैं ब्रिटिश कैबिनेट का अमेरिकन के कैबिनेट या इंडियन के कैबिनेट के साथ ही कंपैरिजन करूँगा, ना कि उसके जुडिशरी के साथ या और लेजिस्लेचर के साथ, ठीक है। जो चीज़ मैं यहाँ उठा रहा हूँ यूनिट को, वही मैं दूसरे देश का जो यूनिट सेम टू सेम लूँगा, फिर ही मेरा कंपैरिजन हो पाएगा। इट मीन्स आपकी सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड, क्लासिफिकेशन करनी उस चीज़ की। क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट्स, proper classification of the units selected is very necessary. Area and the boundaries of comparison get clarified with the classification. For instance, the government system of the some countries can be placed in the category of the parliament government, some in the category of the presidential government and other in the category of the mixed system. ठीक है। एग्जाम्पल दी है कि आपने उनकी बाउंड्रीज को चेक करना है। मान लो मैं गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करने जा रहा हूँ कि किसी भी देश की गवर्नमेंट कैसे चलती है, तो गवर्नमेंट का रूप एक है लेकिन वो क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकती है उनकी। कहने को गवर्नमेंट है लेकिन वो फॉर्म उनका अलग अलग हो सकता है।
किसी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है, किसी में प्रेसिडेंशियल हो सकता है, किसी में मिक्स सिस्टम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंग्लैंड, वहाँ पार्लियामेंट सिस्टम है, ठीक है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, इंडिया में थोड़ा सा मिक्सअप डाला जाता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ की क्लासिफिकेशन करूँगा, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, ये चीज़ों को ध्यान में रखूँगा। देन आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, a question that arises in the mind of every investigator is the why this happen. Suppose आप ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप ही किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपके दिमाग में जो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आएगा जी हुआ ही क्यों, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, what are the causes responsible for the instability in the administration? What are the factors that influence the voting behavior? What are the factors which are necessary for the success of democracy? And why democracy is successful in countries like the England, America, Canada, Switzerland, Sweden, Denmark, Australia, but not successful in the France and Italy? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में आएंगे। क्वेश्चन आते ही देन आफ्टर आपको जो आप फाइंड आउट करोगे, फिर उस चीज़ का जो है कोई कंक्लूज़न निकलेगा कि इसमें डेमोक्रेसी क्यों, जैसे एग्जांपल दिए सक्सेसफुल है, तो अदर कंट्री में क्यों नहीं है, रीज़न क्या है। हो सकता है सोशल इफेक्ट हो, रिलीजियस इफेक्ट हो, इकोनॉमिकली इफेक्ट हो, हिस्टोरिकल हो। ये आप जब कंपैरिजन करोगे देन आफ्टर फिर ही कोई रिजल्ट फाइंड आउट होगा, फिर ही आप कोई हाइपोथेसिस जो फार्मुलेट कर सकेंगे, कोई थ्योरी बना सकोगे। टेस्टिंग एंड redefining of a hypothesis and result. Every investigator tests the conclusion drawn by him on the basis of new facts, figures, conditions. He examines them to see whether his hypothesis and conclusion with the test of new figures and the conditions. In such a situation, the investigator has to give up some hypothesis and conclusion or to refine some and to adopt some new hypothesis. सपोज करो कि अब वो कोई हाइपोथेसिस लेकर चला है कि हाँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, ठीक है, कहने को, लेकिन जब वो फैक्ट्स निकालेगा, फिगर आउट करेगा, कंडीशंस देखेगा, तो उनका कंक्लूज़न निकालेगा कि हाँ कुछ हाइपोथेसिस को उसको गिव अप करना पड़ेगा कि ये जस्ट थ्योरी है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, वो गिव अप होना करना पड़ेगा। तो सो फॉर दिस रीज़न कुछ नए हाइपोथेसिस भी क्रिएट हो जाते हैं। थ्योरी बिल्डिंग, after testing and the refining of result, when certain definite conclusions are drawn, it helps much in theory building. For example, Alman, Kalman, Rasto and the Harry Exton study the politics of Asia, Africa and Latin America, and then formulated certain theories to explain the factors responsible for political instability found in these countries. We can't develop trustworthy theories just by making the study of the single political system. We need to make comparative study of the different political system for building the trustworthy principle. मैंने कोई नया सिद्धांत क्रिएट करना है, तो मुझे ये नहीं है कि एक ही देश का मैंने जो सारा स्ट्रक्चर को देख लिया, स्टडी कर लिया, तो मैं थ्योरी जो वो क्रिएट कर दूँगा। जहाँ एग्जाम्पल दी है, कुछ विद्वानों ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में स्टडी की थी पॉलिटिक्स को, तो देखा था कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, कि जो सरकारें टिक क्यों नहीं पाती, सही तरह चल क्यों नहीं पाती, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर कानून बनाते हैं, जो है पॉलिसी बनाते हैं, तो वो इतना इफेक्टली क्यों नहीं लागू होता। तो फिर वो फाइंड आउट होता है कि हाँ अभी सोशल इफेक्ट हो जाते हैं, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अभी इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो देन आफ्टर फिर फाइंड आउट होगा कोई ट्रस्टवर्थी थ्योरी बनाने में। एक ही आप लैटिन अमेरिका को लेकर या एशिया को लेकर या अफ्रीका को लेकर स्टडी करके आप थ्योरी बिल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। कंक्लूजन, आफ्टर रीडिंग द व्यूज डिस्कस अबाउ, we come to the conclusion that first of all the student of comparative politics should select the unit for comparison, and then these should be classified into different categories. Then about these units, some hypotheses should be formulated on the basis of which the result need to be tested and redefined. If needs arise, last of all some theories which can be verified should be formulated. Thanks बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव मेथड।